everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 तीनों चैप्टर्स का प्रॉपर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दे दिया लाइन बाय लाइन। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। देखो, सबसे पहले बताती हूँ कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देन हम लोग चैप्टर पर आएंगे। देखो, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी नॉलेजेबल, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट लोग हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे सीए हैं, जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कंट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमारी कंट्री के जीडीपी में उनका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस तरह के लोगों को बोला जाता है ये क्या है, हमारी ह्यूमन कैपिटल है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश में जितने भी स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल लोग हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या है, हमारी ह्यूमन कैपिटल है। पर्सन चाहे लाख पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, उसे हम ह्यूमन कैपिटल नहीं बोलते। यहाँ पर कंडीशन है कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। समझ में आ गया। और जब यही ह्यूमन कैपिटल और फॉर्म होती है, फॉर्म कैसे होती है, जब हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो उनकी नॉलेज, स्किल्स, उनकी एबिलिटीज इंक्रीज होती है। जब हम उनकी हेल्थ पर पैसा खर्च करते हैं तब उनकी और ज़्यादा वो साउंड माइंड से काम कर सकते हैं। जब हम लोगों की ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च करते हैं, तब ऐसे लोग और इंक्रीज होते हैं, ह्यूमन कैपिटल और फॉर्म होती है, और उसे हम लोग बोल देते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ गया। तो एजुकेशन का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि कंट्री में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो, फिर सारे के सारे लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दें। We know that the labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person। सही बात है, एक पढ़े लिखे पर्सन की जो लेबर स्किल्स है वो अनएजुकेटेड पर्सन से कई ज्यादा बेहतर होती है। एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो काम को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में करता है, बेटर तरीके से करता है, वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, वेस्टेज कम से कम करेगा, वो काम को इस तरह से करेगा, कुछ ना कुछ नया करेगा, कुछ ना कुछ वो इनोवेशन दिखाएगा, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है, इनोवेटिव मेथड्स लेकर आता है, मशीनरी को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है। तो एक पढ़े लिखे पर्सन की लेबर स्किल्स एक अनएजुकेटेड पर्सन की लेबर स्किल्स से कई ज्यादा बेहतर होती है, एंड दिस इज द रीजन जो पढ़ा लिखा पर्सन है उसकी इनकम हमेशा एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा होगी, और जो पढ़ा लिखा पर्सन है वो हमेशा हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, हमारे जीडीपी के अंदर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में देखो हम बात करते हैं एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स वन अ बेटर सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड प्राइड। एक पढ़ा लिखा अगर पर्सन है तो उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, उसे पता रहेगा कि यार सोसाइटी में कैसे उठना है, सोसाइटी में कैसे बैठना है, सोसाइटी में लोगों से किस तरह से बात करनी है। और एक पढ़े लिखे पर्सन को हमेशा ज्यादा प्राइड, ज्यादा इज्जत मिलती है। इट enables one to make better choices in life। एक जो एजुकेटेड पर्सन है वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर बेटर चॉइसेस करता है, सही चीजों को चूज करता है। कभी भी अगर कोई डिसीजन लेना है ना, तो वो ऐसे ही नहीं है कि भाई कुछ भी बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया, वो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेगा, बेस्ट ऑप्शंस चुनता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सोसाइटी में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस को अच्छे से समझता है, बताता है ये चेंज अच्छा है या बुरा है, बुरा है तो हो सकता है वो उनके खिलाफ आवाज भी उठाएगा। वो सोसाइटी में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को भी चेंज करने की कोशिश करता है, उस माहौल में एडजस्ट होता है। इट ऑल्सो स्टिम्युलेट्स इनोवेशंस। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, इनोवेशन करने की कोशिश करता है। या तो वो नए आइडियाज लेकर आएगा, या वो नए मेथड्स लेकर आएगा, वो कोई ना कोई इन्वेंशन भी कर सकता है, या फिर वो हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट ले आए, प्रोडक्ट बनाने का कोई नया मेथड वो ले आए, कुछ ना कुछ वो नया इनोवेशन करता है। That is why education is very important. The availability of educated labor force
फैसिलिटेट्स अडैप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। जितनी ज़्यादा हमारे पास में एजुकेटेड लेबर फोर्स होंगी वो लोग उतना ही नई टेक्नोलॉजी को अडैप्ट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न हमें हमेशा एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है जो हमें पढ़ना है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल दोनों में एक डिफरेंस है। इसे एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझो। एक लैंड की अगर मैं बात करती हूँ ना, एक नॉर्मल बंजर लैंड है ना, वो लैंड क्या है? रिसोर्स है। वो क्या है? एक फिजिकल रिसोर्स है। लेकिन जब उसी लैंड को हम फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, जब उसी लैंड को हम बिल्डिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑफिस प्रीमाइसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो फिजिकल रिसोर्स था ना, सिंपल लैंड, वो रिसोर्स अब हमारी क्या बन जाती है? फिजिकल कैपिटल बन जाती है, बिकॉज वी आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट। मान लो एक बंजर सा लैंड है, दैट इज अ फिजिकल रिसोर्स, लेकिन उस बंजर लैंड को अगर आप एक एग्रेरियन लैंड में कन्वर्ट करते हो, अगर आप उस पर फार्मिंग करते हो, आप उस लैंड को उपजाऊ बनाते हो, फर्टाइल बनाते हो, सॉइल वगैरह ठीक करते हो, मैन्योर्स वगैरह डालते हो उसके अंदर, तो वही लैंड आपका जो फिजिकल रिसोर्स है वो क्या बन जाएगा? फिजिकल कैपिटल बन जाएगा। सेम ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। आप सब क्या हो? ह्यूमन रिसोर्स हो। सब लोग हम क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स हैं। लेकिन जब आप लोगों को नॉलेज दी जाती है, जब आप लोगों की नॉलेज को और इंक्रीज करा जाता है, आपकी स्किल्स को बढ़ाया जाता है, आपको और एक्सपर्ट बनाया जाता है, आपकी हेल्थ पर भी पैसा खर्च करा जा रहा है, ताकि ये बोलते हैं ना, एक हेल्दी माइंड जो होता है वो एक हेल्दी बॉडी में ही वर्क करता है। आप लोगों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आप जो फिजिकल रिसोर्स हो, आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाओगे। और ये सब काम क्यों करा जाता है? ताकि आप फ्यूचर में एक मोटा अमाउंट अर्न कर सको। तो वही है, हम रिसोर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल रिसोर्स को फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। लैंड से हमने फैक्ट्री बना दी, बिल्डिंग बना दी। आप लोग हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, उसे हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में आप लोग पैसा अर्न कर सको। समझ में आया? ह्यूमन कैपिटल, competent people who have themselves been educated and trained as a professors and other professionals। ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, नॉलेजेबल एजुकेटेड लोग हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या है? हमारी ह्यूमन कैपिटल है। और यही ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करती है। मैं आज की डेट में ह्यूमन कैपिटल हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो मैं एक ह्यूमन कैपिटल हूं, मैं मेरी वजह से और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है ना। तो वही है, जितने ज्यादा ट्रेंड लोग होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, प्रोफेसर वगैरह होंगे, वो और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? करेक्ट है यहाँ पर। अब ये ह्यूमन कैपिटल कैसे कैसे फॉर्म हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल के क्या क्या सोर्सेज है, हम ये ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो नंबर 1 है एजुकेशन। आप आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहे हो, कैसे फॉर्म हो रहे हो? क्योंकि आपको एजुकेशन दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सबसे मेन सोर्स क्या है? एजुकेशन है। अदर भी है, उसके अलावा भी है। हम हेल्थ पर भी पैसा खर्च करके बंदे को ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में चेंज करते हैं। ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करा जाता है। माइग्रेशन भी होता है। रूरल एरियाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहां पर उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही है, तो वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं है ना। लेकिन जब वो लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आते हैं तो वहां पर उन्हें जॉब मिलती है, वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बनते हैं। हम इंफॉर्मेशन पर भी पैसा खर्च करते हैं कि यार कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी डिग्री दिलवा रहा है और कहां पर इस काम के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, अगर मैं ये जॉब करता हूं तो मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। इंफॉर्मेशन पर भी पैसा खर्च करा जाता है। इन सभी की वजह से किसका जन्म होता है? ह्यूमन कैपिटल का जन्म होता है। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो नंबर 1 हमारे पास में एजुकेशन है। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स by companies with the objective of increasing future profits over a period of time। देखो, जिस तरह से कोई कंपनी फिजिकल कैपिटल पर पैसा लगाती है, मशीनों वगैरह पर पैसा लगाती है, क्यों लगाती है? ताकि उस मशीन से फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न हो। सेम ऐसे ही हमारे पेरेंट्स हमारी एजुकेशन पर पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज एजुकेशन पर खर्चा कर देंगे, लेकिन फ्यूचर में आपकी जॉब लगेगी, आप कोई ना कोई काम करोगे, बिजनेस करोगे, तो आप और ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। रिटर्न्स कई ज्यादा है।
इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन, हम एजुकेशन पर पैसा खर्च करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम, ताकि हमारी कल की इनकम और ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो नंबर 1 तो क्या हो गया सोर्स हमारे पास में, एजुकेशन। सेकंड हमारे पास में आ जाता है हेल्थ। हेल्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एज मच एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो ऑब्वियस सी बात है, मान लो आप लाख एजुकेटेड हो, बहुत अच्छी आपको ट्रेनिंग मिल रखी है, लेकिन अगर आपको कोई डिजीज है, आपको क्या, अगर किसी भी XYZ पर्सन को कोई डिजीज है, या फिर मान लो किसी पर्सन के एक दिन सर में भी दर्द हो रहा है ना, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता, उसकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, उसका GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन गिरेगा, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इसकी वजह से इफेक्ट होगी। तो हेल्थ एक इंडिविजुअल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक सिक लेबरर है, मान लो उसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो काम से छुट्टी लेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी, हमारा GDP गिरेगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे देश में क्या हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो। अब देखो यहां से आपके पास में एग्जाम में MCQ पूछा जा सकता है, ध्यान रखना 3 चीजें यहां पर है। देखो जब हम प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब अभी किसी को कोई डिजीज हुई नहीं है, पहले से हम उसे वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, पहले से हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में इस बीमारी को होने से बचा सके। जैसे बच्चों को शुरुआत में इतने सारे वैक्सीन लगते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में वो डिजीज ना हो। कोविड के टाइम पर सबको वैक्सीन डोज वगैरह लगी थी, सबको वैक्सीनेशन हुआ था, ताकि फ्यूचर में किसी को कोविड ना हो भी गया तो बच निकले। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। प्रिवेंटिव मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। जब पर्सन को कोई बीमारी हो रही है, इलनेस के टाइम पर उस बीमारी को सही करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, किसी को टीबी हो रहा है तो टीबी की दवाई दी जा रही है, किसी को कैंसर हो रहा है कैंसर की दवाई दी जा रही है, किसी को कोल्ड कफ है उसे उसकी दवाई दी जा रही है, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन। क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन। और एक है सोशल मेडिसिन, जब हम हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जैसे कोविड के टाइम पर करा था कि मास्क पहनना कंपलसरी है, लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना है। तो यहाँ पर हम कोई दवाई नहीं दे रहे, हम सोशल अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, उसे बोला जाता है सोशल मेडिसिन। तो बीमारी अभी हुई नहीं है, प्रिवेंट करने के लिए दवाई दे रहे हैं, वैक्सीनेशन, दैट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। जब बीमारी हो चुकी है उसे ठीक करने के लिए दवाई दी जा रही है, दैट इज क्यूरेटिव मेडिसिन। और जब हम सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, दैट इज सोशल मेडिसिन। समझ में आ गया। तो इन सब पे खर्चा सरकार करे, साथ साथ में सरकार ये भी मेक श्योर करे कि सब लोगों को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिले, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। इस तरह से हेल्थ पर भी ये खर्चा करा जाता है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। करेक्ट हो गया यहां तक। फिर थर्ड हमारे पास में आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देना। जब हम वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज और इंप्रूव होती है, उनकी स्किल्स इंप्रूव होती है, वो और ज़्यादा उस काम में एक्सपर्ट होते हैं और वर्कर्स ऐसे काम करते हैं जैसे हम उनसे काम करवाना चाहते हैं, वो डिजायर्ड मैनर में काम करने लगते हैं। अब ट्रेनिंग दो तरह की होती है, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्या होती है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि बंदा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, जॉब करने के साथ साथ में जब उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है ना, उसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। बंदा काम कर रहा है, उसके साथ में एक मास्टर वर्कर है, एक एक्सपर्ट वर्कर है, वो बंदे को दिखाता है देख ऐसे ऐसे काम करना है, मुझे ऑब्जर्व कर, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम करना है। जो हमारा वर्कर है वो उसे देखता है, ऑब्जर्व करता है, सीखता है। जब सीख जाता है तो वर्कर खुद काम करके देखता है। जब वर्कर एक्सपर्ट हो जाता है तो मास्टर वर्कर चले जाता है। तो मास्टर वर्कर की प्रेजेंस में बंदा काम कर रहा है, जॉब परफॉर्म कर रहा है, जॉब परफॉर्म करने के साथ साथ में उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन एक होता है कि पहले बंदे को ट्रेनिंग दो, उसके बाद में बंदा एक्चुअल काम करेगा, अपनी जॉब परफॉर्म करेगा। ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। द वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। बंदों को अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, फिर वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब आकर अपना काम करते हैं, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। समझ में आया? अब देखो फर्म्स जो हैं, जो भी बिजनेसमैन है, वो ट्रेनिंग पर अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। तो फर्म्स ये मेक श्योर करके रखती हैं कि एक बार बंदे को ट्रेनिंग दे दी तो वो जो बंदा है वो जल्दी से नौकरी छोड़कर ना जाए, कम से कम 8 महीने, 1 साल, 2 साल तो हमारे यहाँ पर ही जॉब करे, ताकि हमने जितना पैसा उसकी ट्रेनिंग पर खर्च करा है कम से कम हमें उसकी ट्रेनिंग का बेनिफिट तो मिले। वो छोड़ के चले जाएगा, हमने ट्रेनिंग पर पैसा खर्च कर दिया, हमें उसकी ट्रेनिंग का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो वही ये फर्म्स ये भी चाहती है कि बंदे को एक टाइम तो मिले कि वो जॉब करे, जल्दी से छोड़ के ना जाए। समझ में आया? तो एक हो गया हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फिर एक होता है हमारे पास में माइग्रेशन। माइग्रेशन आप सब जानते हो,
लोग रूरल एरियाज से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशली साइंटिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, इंजीनियर्स वगैरह की बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, ये लोग माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। तो माइग्रेशन की वजह से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन रूरल एरियाज में इतनी जॉब्स ही नहीं है, तो वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं है ना, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। वो लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आते हैं, वहां आकर वो जॉब करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है। अच्छे खासे लोग माइग्रेट होकर दूसरे देशों में चले जाते हैं, उसकी वजह से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है, बट दैट इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। माइग्रेशन इन बोथ दीज केसेस इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब बंदा माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में जाता है या फिर अर्बन एरियाज में आता है तो अच्छी खासी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी लगती है। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ माइग्रेटेड प्लेस। अब वो दूसरी जगह पर जाके रहेगा तो उसे वहां पर अलग से घर भी चाहिए, या तो रेंटेड होगा या फिर खुद का खरीदना पड़ेगा, अलग से प्रॉपर राशन का सामान लेकर आएगा, घर के लिए अलग से इतना सारा सामान खरीद कर लेकर आएगा। तो वही कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, और अब उसे एक अलग सोशल एनवायरनमेंट में रहना है, एक अलग कल्चर के अंदर रहना है, तो कहीं ना कहीं उस पर मेंटल प्रेशर भी पड़ता है कि यार मैं एक अलग कल्चर में कैसे एडजस्ट होऊंगा। तो साइकिक कॉस्ट भी लगती है। साइकिक कॉस्ट मतलब पैसों में कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, लेकिन उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है, एक साइकिक प्रेशर है, एक अलग सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में रहने का। तो अलग अलग तरह की कॉस्ट लगती है, फिर भी लोग माइग्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन की वजह से उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, माइग्रेशन के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। करेक्ट हो गया। फिर हमारे पास में आता है लास्ट, इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च करना। लोग इंफॉर्मेशन पर भी पैसा खर्च करते हैं। जैसे अगर एक पर्सन को कोई जॉब करनी है तो वो जॉब ढूंढेगा, जॉब सर्च करेगा, वो इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च कर रहा है। वो अलग अलग जगह से पता करेगा यार मेरे इस काम के लिए मुझे मार्केट में कितने पैसे मिल सकते हैं। एक टीचर बीएसटी पढ़ाना चाहता है स्कूल के अंदर, तो वो पता करेगा, इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च करेगा कि यार स्कूल में बीएसटी के लिए मुझे कितनी सैलरी मिल सकती है। एक पर्सन इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च करता है कि यार कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सी डिग्री दिलवा रहा है, कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा है जहां से मुझे प्लेसमेंट भी मिल जाए, जहां पर मेरे पास में रिक्वायर्ड स्किल्स भी हमारे अंदर डेवलप करी जाएं। तो इस तरह से लोग इंफॉर्मेशन पर भी पैसा खर्च करते हैं। लेबर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च करते हैं। लोग लेवल ऑफ सैलरी जानना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी डिग्री दिलवा रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड स्किल्स हमारे अंदर डेवलप करेगा जो हमारे आगे चलकर काम में आएंगी। इसकी वजह से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डेड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। और ये डिसीजन बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च कर कर ही लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हैं, इन चीजों पर पैसा खर्च करा जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना जाता है, फिर पेरेंट्स पैसा लगाते हैं, इसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। समझ में आ गया? तो ये सारी क्या है? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। करेक्ट है। अब देखो यहां पर हम एक डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। बहुत ध्यान से समझना। देखो फिजिकल कैपिटल का मतलब है जो बिजनेस के अंदर मशीनरी वगैरह, लैंड वगैरह जो होता है, जो मशीन्स हैं, लैंड है, वो क्या है? फिजिकल कैपिटल है जिसे हम टच कर सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो स्किल्स है, जो एबिलिटीज हैं, वो सब किस में आती है? ह्यूमन कैपिटल के अंदर। जितने भी स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो किस में आते हैं? ह्यूमन कैपिटल के अंदर। बोथ द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, चाहे फिजिकल कैपिटल हो चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, आर आउटकम्स ऑफ कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी पर्सन इन चीजों में पैसा लगा रहा है वो कॉन्शियसली सोचता है। फिजिकल कैपिटल में पैसा लगाना है तो जो बिजनेसमैन है वो अच्छे से देखता है, अगर मैं यहाँ पर पैसा लगा रहा हूँ, अगर मैं कोई मशीनरी खरीद रहा हूँ, कोई किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ, तो इससे मुझे फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलने वाला है। कॉन्शियस डिसीजन होता है। वैसे ही पेरेंट्स अगर हमें सीए करवाते हैं, सीएस करवाते हैं, या फिर डॉक्टर के लिए पढ़ा रहे हैं, एमबीबीएस वगैरह करवा रहे हैं, तो वो भी कॉन्शियसली सोचते हैं कि आज अगर हम इतने रुपए लगाएंगे तो फ्यूचर में इस चीज से हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है, बच्चा भी हमारे इस चीज के लायक है या नहीं है। तो ये सारी चीजें सोची जाती हैं। The entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rates of return to a range of investment। वही है, जो एंटरप्रेन्योर है वो कोई मशीनरी में पैसा लगाने से पहले देखता है यहाँ से मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। The ownership of physical capital is the outcome of conscious decision of owner। ओनर का डिसीजन होता है। The physical
फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। तो ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, क्योंकि अगर मशीनरी में पैसा लगाएंगे तो उससे फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। एक टेक्निकल प्रोसेस है, यहाँ पर सारी चीजें देखी जाती है कि कितना हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ से मिलने वाला है, पूरा पूरा टेक्निकल काम है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में पैसा लगाना, बच्चे को सीए करवाना है, बच्चे को डॉक्टरी करवानी है, इंजीनियरिंग करवानी है, आरएएस आईएएस वगैरह करवाना है, ये डिपेंड करता है पीयर ग्रुप पर। फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स हमें भी वही कराते हैं। कई बार हमारे एजुकेटर्स भी बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छा है, इसे सीए करवाना। तो इस तरह से एजुकेटर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस होता है। सोसाइटी में ट्रेंड चलता है ना, कई बार आपने देखा होगा सब लोग बीटेक कर रहे हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा सब लोग एमबीए कर रहे हैं। तो इस तरह से ट्रेंड चलता है, तो सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल के अंदर पैसा लगाया जाता है। समझ में आ गया? Human capital formation at this stage is dependent upon the already formed human capital at the school level। जब पेरेंट्स बच्चे की पढ़ाई वगैरह में पैसा लगाते हैं, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है, तो इसका इम्पैक्ट किससे पड़ता है कि भाई जो ऑलरेडी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो चुकी है, मान लो किसी पर्सन ने ऑलरेडी सीए कर लिया, तो वो आपके पापा को बोलता है सीए बहुत अच्छा है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, आपके बच्चे को भी सीए कराओ। तो इस तरह से जो ऑलरेडी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो चुकी है, उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से, उनके इम्पैक्ट की वजह से नई ह्यूमन कैपिटल का जन्म होता है। फिजिकल कैपिटल हम सबको पता है टेंजिबल होती है, मशीनों को हम टच कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल कैसी होती है? इनटेंजिबल होती है, इसे हम टच नहीं कर सकते। Hence there arises the necessity of the owner of the human capital to be present in place of production. The physical capital is separable from its owner, whereas human capital is inseparable from its owner। देखो मेरे पास है फिजिकल कैपिटल है, मेरा लैपटॉप है, आपको एक दिन के लिए मेरा लैपटॉप यूज करना है, आप आराम से मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो। तो फिजिकल कैपिटल को हम उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुझसे पढ़ना है, अगर आपको डॉक्टर की सर्विसेज लेनी है, टीचर की सर्विसेज लेनी है, तो सर्विसेज लेने के लिए ह्यूमन कैपिटल के लिए जो ह्यूमन कैपिटल का ओनर है, उस ओनर का प्रेजेंट होना जरूरी है। आप मेरी स्किल्स को, मेरी नॉलेज को मुझसे सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मेरी जो फिजिकल कैपिटल है, लैपटॉप है, उसे आप मुझसे सेपरेट कर सकते हो। The two forms of capital differ in terms of mobility। मोबिलिटी मतलब एक देश से दूसरे देश जा सकती है क्या? देखो जो फिजिकल कैपिटल होती है, जो मशीनरी होती है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, जैसे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, कि सामने वाली कंट्री हमसे हमारे गुड्स इंपोर्ट तो करेगी ना, कहीं ऐसा तो नहीं है इंपोर्ट्स पर कोटास फिक्स है कि हम तो सामने वाले देश से इतना ही इंपोर्ट करते हैं, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। कई बार इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्सेस भी लगाए हुए होते हैं कि सामने वाला देश इंपोर्ट ही ना कर पाए। इस तरह के ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। अदरवाइज जो फिजिकल कैपिटल है वो कंप्लीटली मोबाइल है, फिजिकल कैपिटल एक देश से दूसरे देश जा सकती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती है तो नेशनैलिटी की प्रॉब्लम आती है, कल्चर की प्रॉब्लम आती है कि हम दूसरे देश में एडजस्ट हो पाए या नहीं हो पाए। तो याद रखना फिजिकल कैपिटल परफेक्टली मोबाइल है, ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है, क्योंकि नेशनैलिटी की प्रॉब्लम या फिर कल्चर की प्रॉब्लम आ सकती है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी बिल्ट इवन थ्रू इंपोर्ट्स। अच्छा, फिजिकल कैपिटल तो इंपोर्ट से भी फॉर्म हो सकती है, हम लोगों ने दूसरी कंट्री से कोई मशीनरी इंपोर्ट कर ली, फिजिकल कैपिटल इंपोर्ट से फॉर्म हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। ह्यूमन कैपिटल तो वही है, कॉन्शियसली सोचना पड़ता है बच्चे को कौन सी पढ़ाई करवाएं। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देती है बच्चों को, हेल्थ केयर सर्विसेज देती है, तो सरकार का भी यहाँ पर रोल होता है, इंडिविजुअल्स का भी यहाँ पर रोल होता है। बोथ फॉर्म्स ऑफ कैपिटल डेप्रीशिएट विद टाइम, चाहे फिजिकल कैपिटल हो चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, डेप्रीशिएशन देखने को मिलता है। वक्त के साथ साथ में फिजिकल कैपिटल मशीनरी की वैल्यू गिरती जाती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। आप डेली यूज कर रहे हो, वैल्यू गिरेगी। कई बार कोई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कोई हजार्ड्स भी हो जाते हैं, या फिर मान लो नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई, तो फिजिकल कैपिटल की वैल्यू डेप्रीशिएट होती है। सेम ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू भी डेप्रीशिएट होती है विद एज। विद एज हो सकता है पर्सन के पास में पुरानी नॉलेज है, अब मार्केट में नई नई चीजें आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर पर्सन की हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ता है उम्र के साथ साथ में। लेकिन इस तरह के डेप्रीशिएशन को हम रोक सकते हैं अगर पर्सन कंटिन्यूअसली अपनी एजुकेशन पर खर्च करता है, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहता है, अपनी हेल्थ पर पैसा खर्च करता है, तो ऐसे पर्सन का डेप्रीशिएशन नहीं होगा। उल्टा अगर वो नॉलेज पर पैसा खर्च कर रहा है, एजुकेशन लेता है, नई टेक्नोलॉजी को बार बार सीखता है, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होती जाती है कि अपडेटेड भी है और इतने सालों का एक्सपीरियंस भी है।
ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल। अच्छा, एक बात और, जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल के ओनर को ही फायदा नहीं होता। अगर मैं पढ़ी लिखी हूं तो सिर्फ मुझे ही फायदा नहीं है, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी का भी भला होता है। एक टीचर है, वो कितने बच्चों को पढ़ाता है, तो वही सोसाइटी का भी इन जनरल बेनिफिट होता है। तो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एक्सटर्नल बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बेनिफिट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, मैं खुद तो पैसा कमा ही रही हूँ, साथ साथ में सोसाइटी का भी भला हो रहा है, सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है, तो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है हमारे देश की। लेकिन एक अगर फिजिकल कैपिटल फॉर्म होती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं। किसी मशीनरी की हेल्प से किसी प्रोड्यूसर ने कोई चीज बनाई है तो वो चीज किसके पास में चले जाएगी? बायर के पास में चले जाएगी। तो इसके बेनिफिट्स जो है वो किसके पास में चले जाते हैं? बायर के पास में चले जाते हैं, जो उस चीज के लिए पे कर रहा है। तो फिजिकल कैपिटल के फायदे सिर्फ प्राइवेट होते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के फायदे एक्सटर्नल होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिलती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो हाइजीन मेंटेन करके रखता है, सैनिटेशन मेंटेन करके रखता है, वो बहुत सारी कंटेजियस डिजीजेस जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उन्हें स्प्रेड होने से रोकता है, मास्क वगैरह पहन के, साफ सफाई मेंटेन करके। तो सोशल प्रोग्रेस भी होती है। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्ट्रेस दिया इस टॉपिक पर। तो वही है, मैंने आपको फिजिकल कैपिटल क्यों समझाया, ताकि आपका एक बेस तैयार हो सके और इसकी हेल्प से आपको समझ में आ सके कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। करेक्ट हो गई यहां तक सारी बातें? आगे बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, ट्रेंड होंगे, तो उसकी वजह से अपने आप हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अपने आप हमारा जीडीपी जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। वही लिखा है, एक पढ़ा लिखा पर्सन जो है उसकी लेबर स्किल्स कई ज्यादा अच्छी होती हैं एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। वो ज्यादा अर्न करेगा, हमारे जीडीपी में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन एन इलिटरेट पर्सन। वही लिखा है, अनपढ़ व्यक्ति से ज्यादा एक एजुकेटेड पर्सन का हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। दैट इज व्हाई एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इफ अ हेल्दी पर्सन कुड प्रोवाइड अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन हेल्थ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट। वही अगर हम हेल्थ पर पैसा खर्च करते हैं तो एक हेल्दी पर्सन का इकोनॉमिक ग्रोथ में, प्रोडक्टिविटी में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो वही है, एजुकेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हेल्थ की वजह से भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ, साथ साथ में और भी चीजें हैं, जैसे पर्सन को ट्रेनिंग दे दी, वो मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आ रहा है, इन सब की वजह से पर्सन की इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, वो प्रोडक्शन ज्यादा करता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। This enhanced productivity of human being or human capital contributes substantially not only towards increasing labor productivity। इसकी वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है, इन चीज़ों की वजह से, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग वगैरह की वजह से सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी ही बढ़ रही है, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो है वो नए इनोवेशंस करता है, नए प्रोडक्ट्स, नए आइडियाज लेकर आता है, नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेकर आता है, वो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडेप्ट कर सकता है, कुछ ना कुछ इन्वेंशन भी करता है। तो समझ में आ रहा है ना कैसे इन चीज़ों की वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी। अगर हम एजुकेटेड है तो हम सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को अच्छे से समझ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं कि इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम अपने आप को सोसाइटी में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंशन होगा, कुछ ना कुछ इनोवेशन होगा। दैट इज वाई ये जो एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया यहाँ तक? एक इसमें छोटी सी बात आती है, देखो कई बार ऐसा होता है कि देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। ऐसा पॉसिबल है कि देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ भी अच्छी है, फिर भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, हमारा जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा। रीजन क्या है? देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को एजुकेशन मिल रही है, बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, टीचर प्यूपिल रेशियो भी अच्छा खासा है, बहुत सारे बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट, एडमिशन वगैरह हो रहा है। लेकिन क्या गारंटी है ये सारे लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट ही करते होंगे? बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत कुछ पढ़ के बैठी है, बहुत सारी डिग्रीज हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करती, हाउसवाइफ्स हैं। तो यहाँ पर वो है कि हम लोगों ने एजुकेशन पर पैसा खर्च कर दिया,
ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास में, ह्यूमन कैपिटल हम फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो हमारा जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। हेल्थ सर्विसेज वही है, अब इससे पता नहीं चल सकता ना, कई बार होता है पर्सन की हेल्थ पर कुछ भी दिक्कत हो गई है, इन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। पर्सन की हेल्थ खराब हो गई है, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। यूजिंग द इंडिकेटर्स मेंशन्ड अब हमने एजुकेशन की बात करी, हेल्थ की बात करी, चलो भाई ये सारी चीजें मान लो अच्छी हैं, फिर भी कई बार देखा जाता है जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया है, हमारी रियल पर कैपिटा इनकम पीछे रह जाती है एज कंपेयर टू अ डेवलप्ड नेशन, क्योंकि इन चीजों को प्रॉपर्ली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हमने हेल्थ पर पैसा खर्च करा, बट पर्सन को कभी भी कोई डिजीज हो सकती है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में शायद उतना बेटर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को कैलकुलेट करना उतना पॉसिबल नहीं है। वही लिखा है यूजिंग इंडिकेटर्स मेंशन्ड अबव, ऊपर हम लोगों ने इंडिकेटर्स की बात करी, हेल्थ की, एजुकेशन की, एंड एनालिसिस ऑफ इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स एंड ग्रोथ इन रियल पर कैपिटा इनकम इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज शोज दैट देयर इज कन्वर्जेंस इन द मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल बट नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम, कि एक डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया और एक डेवलप्ड नेशन, दोनों कंट्रीज में एजुकेशन इंक्रीज हो रही है, हेल्थ केयर सर्विसेज भी इंक्रीज हो रही है, स्टिल जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी कहीं ना कहीं रियल पर कैपिटा इनकम आज भी पीछे है। कंडीशन मैंने बता दी, हमारे देशों में जो महिलाएं हैं वो इतना ज्यादा काम वाम नहीं करती हैं। इन अदर वर्ड्स ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज बीन फास्टर बट द ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम हैज नॉट बीन दैट फास्ट। करेक्ट हो गया। आगे क्या लिखा है, दैट इज हायर इनकम कॉजेस बिल्डिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अच्छा याद रखना, जितनी लोगों की इनकम होगी उतना ही कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अगर आपके पेरेंट्स के पास में पैसा ज्यादा होगा, उनकी इनकम ज्यादा होगी, वो आपकी एजुकेशन पर अच्छा पैसा खर्च करेंगे, हेल्थ पर अच्छा पैसा खर्च करेंगे, अपने आप कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती जा रही है, मतलब आप लोग ज्यादा अच्छा अर्न करोगे, आप ज्यादा अच्छा अर्न करोगे तो आप नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ दोगे, तो और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। करेक्ट हो गया। द 7th 5 ईयर प्लान, ये लाइन याद रखना, 7th 5 ईयर प्लान की मैं बात कर रही हूं। 7th 5 ईयर प्लान कहता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, हैज नेसेसरीली टू बी असाइंड अ की रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पर्टिकुलरली इन अ कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन। एक ऐसा देश जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जैसे इंडिया, यहां पर हमारी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड ऑन साउंड लाइंस। अ लार्ज पॉपुलेशन कैन इटसेल्फ become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in desired direction। 7th 5 ईयर प्लान हमारा कहता है अगर कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड, स्किल्ड और ट्रेंड होंगे तो वो अपने आप में हमारे लिए एक असेट है, हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है। अपने आप ऐसे लोगों की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। करेक्ट है यहां तक। आगे बात करते हैं द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन नॉलेज लैंडस्केप। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या है आप सब जानते हो, आज आईटी सेक्टर हमारा इतना एडवांस हो चुका है, इतने सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे हैं, मशीन लर्निंग की हम बात कर लेते हैं, एआई आ चुका है, हर चीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो अनस्किल्ड जॉब्स है कहीं ना कहीं ये जॉब्स खत्म होती जा रही है। ये सारा काम तो हमारी मशीनें ही कर लेंगी, ये सारा काम तो हमारे रोबोट्स ही कर लेंगे। तो हमें अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत नहीं है, हमें स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है जिन्हें सिर्फ एक काम ही नहीं आता हो, उन्हें अलग अलग चीजों की नॉलेज हो, मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज होनी चाहिए कि पर्सन को मल्टीपल चीजें आनी चाहिए, सिर्फ बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होगा। पर्सन के अंदर अलग अलग तरह की स्किल्स होनी चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स की भी नॉलेज हो, कंप्यूटर साइंस की भी नॉलेज हो, डेटा साइंस की भी नॉलेज हो। तो अलग अलग चीजों की पर्सन के पास में नॉलेज होनी चाहिए। इन सब चीजों की वजह से अनस्किल्ड जॉब्स की डिमांड कम हो जाएगी, ये सारा काम हमारी मशीन्स कर लेंगी। हमें डिमांड है स्किल्ड लेबर फोर्स की। करेक्ट हो गया, ये चीज तो समझ में आ गई। द ग्रोइंग एमर्जेंस ऑफ एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स। अच्छा अब ये बात भी है, जैसे जैसे आजकल देशों में देखने को मिलता है, कोई एपिडेमिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कोविड वगैरह आ गया था, पेंडेमिक वगैरह देखने को मिलते हैं, कोई भी बीमारी फैल जाती है, भुखमरी आ जाती है। इन सब की वजह से हमें डॉक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है ताकि इन कामों
में अच्छा खासा रिसर्च वर्क हो सके, मेडिसिन वगैरह बन सके, इन डिजीजेस को प्रॉपरली मैनेज करा जा सके, प्रॉपर वैक्सीन वगैरह बने, तो हमें डॉक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है, हमें ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जिनके पास में मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग लोगों के पास में होनी चाहिए। सिर्फ बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आज इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है, लेकिन सून हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री में आने लगेंगे, टॉप 3 के अंदर काउंट होने लगेंगे। तो आर्ट्स के अंदर भी बच्चे अच्छे होने चाहिए, ह्यूमैनिटीज की नॉलेज होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब वही लिखा है कि मल्टीपल चीजें आनी चाहिए लोगों को, एक बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलेगा। The Indian software industry has been showing an impressive record over the past 2 decades। वही लिखा है जो पिछले 20 साल हैं उसके अंदर हमारा आईटी सेक्टर इतना ग्रो करता जा रहा है, हमारी इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी ग्रो करती जा रही है कि आज हमारी इकोनॉमी एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है। हम एक क्लिक करके कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, हम अलग अलग घर बैठे हम बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हमारी बनती जा रही है। आगे देखो बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक सेल्फिश सा कॉन्सेप्ट है, एक मतलबी कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल कहता है हमारे देश में जितने भी स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, लेकिन शर्त है कि वो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने चाहिए, हमारे जीडीपी में उनका योगदान होना चाहिए। दैट इज ह्यूमन कैपिटल। वो क्या है, हमारी ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है हमारे देश में बहुत सारे लोग एजुकेटेड होने चाहिए, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। मैटर नहीं करता वो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते। मतलब ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को एक रिसोर्स समझता है, एक साधन समझता है कि भाई ये लोग एजुकेटेड हो, ये लोगों की हेल्थ अच्छी हो, ताकि हमारे देश की ग्रोथ हो, ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो। तो ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन रिसोर्स को एक मशीन की तरह ट्रीट करा गया है, एक रिसोर्स, एक साधन की तरह ट्रीट करा गया है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि भाई अगर किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी है, कोई पर्सन एजुकेटेड है, तो ये उसके लिए अपने आप में एक अच्छी बात है, उसका पर्सन का बेनिफिट होगा इन सब चीज़ों की वजह से। ये हम नहीं चाहते कि वो ह्यूमन कैपिटल में काम, वो हमारे देश के जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है या नहीं करता, हमें इससे मतलब नहीं है। तो दोनों चीज़ें सिमिलर लगती है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स। वही है, ह्यूमन कैपिटल कहता है कि भाई एजुकेशन दो, हेल्थ दो, ऐसा करेंगे तो पर्सन की लेबर स्किल्स इंप्रूव होगी, ऐसे पर्सन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबीइंग ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस विच दे वैल्यू। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो पर्सन की वेलबींग के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्दी है, हम लिख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लाइफ में बेटर चॉइसेस कर सकते हैं, हम अपनी जीवन को अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को और सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड। अभी मैंने बताया ह्यूमन कैपिटल एक मतलबी कॉन्सेप्ट है, वो हम ह्यूमन बीइंग्स को एक साधन, एक रिसोर्स की तरह समझता है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहता है कि भाई ह्यूमन बीइंग खुद हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्थ अच्छी हो, ताकि वो खुद उन पर्सन का उसकी वजह से बेनिफिट हो सके, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए ये अच्छा है। तो ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू एन एंड, द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। मकसद क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव। ये कहता है ह्यूमन कैपिटल कि अगर हम लोगों ने पर्सन की एजुकेशन में पैसा खर्च करा है, अगर हमने पर्सन की हेल्थ में पैसा खर्च करा है, लेकिन अगर ऐसा पर्सन कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, पर्सपेक्टिव है। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है ह्यूमन वेलफेयर होगा अगर हम लोगों ने एजुकेशन और हेल्थ पर पैसा खर्च करा। बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ जो है वो हर पर्सन का राइट है, पर्सन की वेलबींग के लिए अच्छा है। करेक्ट हो गया, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो बात करते हैं स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि हमारी कंट्री में कैसी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, क्या सारी की सारी चीजें हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अभी मैंने बताया जब हम एजुकेशन पर, हेल्थ पर, ट्रेनिंग पर, माइग्रेशन पर, इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च करते हैं, उसकी वजह से देश में क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। Accordingly, expenditure on both education and health
आर टू बी कैरीड आउट साइमल्टेनियसली बाय ऑल द 3 टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, हमारी सरकार के 3 टियर है, 3 टियर सिस्टम होता है। एक होती है सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे हमारे पास में आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट, और उसके नीचे हमारे पास में आ जाती है जैसे विलेज पंचायत हो गई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह हो गया। इन तीनों टीयर्स की जिम्मेदारी है कि ये एजुकेशन पर पैसा खर्च करें और हेल्थ केयर सेंटर्स पर पैसा खर्च करें। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों जरूरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन और हेल्थ पर पैसा खर्च करे? क्यों जरूरी है? वी डू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स एंड दिस इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस मार्केट। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। देखो होता क्या है, एजुकेशन और हेल्थ, इनसे पर्सन को प्राइवेट बेनिफिट तो मिलेगा ही। अगर आप एजुकेटेड हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपके खुद के लिए तो अच्छा है, आप फ्यूचर में अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, लेकिन इसकी वजह से सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो गंदगी नहीं फैलाता है, इनोवेशन करता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, साइंटिफिक कुछ ना कुछ करता है, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकता है। एक हेल्दी पर्सन है, समझदार पर्सन है, गंदगी नहीं फैलाएगा, सैनिटेशन मेंटेन करके रखेगा, उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे की पर्सन की वजह से सोसाइटी की भी ग्रोथ होती है, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट होता है, दोनों चीजें होती हैं। और जो हम एजुकेशन और हेल्थ पर पैसा खर्च करते हैं, इसका हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। आज आपके पेरेंट्स आप पर पैसा खर्च करें, इसका आपकी लाइफ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा और इन डिसीजंस को हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी के बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया और बाद में पता चलता है यार ये स्कूल अच्छा नहीं है, यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर्ली चीजें सिखाई नहीं जा रही, एजुकेशन सिस्टम ही यहाँ का अच्छा नहीं है, तो अब चेंज करवाना पॉसिबल नहीं है। आप फीस पे कर चुके हो, बच्चे का पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, आप जल्दी से उस बच्चे को नए स्कूल में नहीं एडमिशन करवा सकते हो। तो वही इन डिसीजंस को ईजिली रिवर्स करवाना पॉसिबल नहीं है। किसी डिजीज पर्सन का किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, एडमिशन करवा दिया, फिर पता चलता है यार हॉस्पिटल वाले ध्यान ही नहीं दे रहे। अब इस डिसीजन को रिवर्स करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Individual consumers of these services do not have complete information about the quality of services and their cost। और हम जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, जो हेल्थ सर्विसेज ले रहे हैं, एजुकेशन सर्विसेज लेते हैं, हमारे पास में इतनी नॉलेज नहीं होती है और हमें इसकी कॉस्ट का भी पता नहीं होता। तो कई बार जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, उनकी मोनोपोली हो जाती है, वो हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं हमसे ज़्यादा फीस चार्ज करके। दैट इज़ द रीज़न कि सरकार इस चीज़ में इंटरफेयर करती है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करें, एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें और बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करके हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। अब यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है, हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो यूनियन लेवल पर है, चाहे वो स्टेट लेवल पर है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे क्लास 12 तक का स्टडी मटेरियल बनाने का काम किसका है? एनसीईआरटी का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, काम भी पूछा जा सकता है। इसका काम है क्लास 12 तक का स्टडी मटीरियल बनाना। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका काम है यूनिवर्सिटी लेवल के लिए फंडिंग करना। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का काम किसका है? हायर एजुकेशन का, यूजीसी का। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को गवर्न करने का काम है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का काम किसका है? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सेम ऐसे ही हेल्थ सेंटर के अंदर हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करने का, फंडिंग करने का, गवर्न करने का काम किसका है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, इनके काम भी याद रखना। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो इन सेक्टर्स को, हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को गवर्न करते हैं, इनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बना के रखते हैं ताकि हम आम इंडिविजुअल्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जहां पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मोस्टली लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है और गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन
एजुकेशन देती है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देती है गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू, हेल्थ केयर सर्विसेज देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज द रीजन, और ये हमारे बेसिक राइट्स है, इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। वही लिखा है, व्हेन बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ सिटीजन, ये हमारा हक है ना, देन इट इज असेंशियल दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड। इसीलिए जरूरी है कि सरकार एजुकेशन सर्विसेज दे, हेल्थ सर्विसेज दे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली जो डिजर्विंग सिटीजन्स हैं उन्हें, और जो हमारी सोसाइटी का एक ऑपरेस्ट क्लासेस है, एक बैकवर्ड सेक्शन है, जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाए। आगे बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब हमारी कंट्री के एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, सिर्फ एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन पर हमारी गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें एजुकेशन का परसेंटेज कितना है, समझ गए। सरकार जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें एजुकेशन का शेयर कितना है, एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक हम निकाल सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारा जो भी जीडीपी आ रहा है, हमारे जीडीपी का कितना परसेंटेज सरकार जो है वो एजुकेशन पर खर्च कर रही है। समझ में आ गया कैसे? एक तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट खर्चा सरकार सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर कर रही है, और एक हमारे जीडीपी का कितना परसेंट हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पर लगा रही है। द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमारी सरकार टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट एजुकेशन पर खर्च कर रही है, ये बताती है कि हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है, कि ये सरकार का टोटल खर्चा है उसमें से एजुकेशन पर इतना खर्च करा जा रहा है, तो समझ में आता है कि हमारी सरकार एजुकेशन को एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देती है। और द परसेंटेज ऑफ education expenditure of GDP expresses how much of people's income is being committed to education। जब हम जीडीपी का परसेंटेज देखते हैं कि सरकार हमारी जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पर खर्च कर रही है, ये बताता है हमारे लोग जितना अर्न कर रहे हैं, जो हमारा जीडीपी है, जितना हमारे देश के लोग अर्न कर रहे हैं, उसका कितना परसेंटेज हम सिर्फ और सिर्फ किस पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पर। तो ये खर्चा इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट जो एजुकेशन पर खर्चा कर रही है, अपने गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर का, सरकार पहले 7.92% जो है वो एजुकेशन पर खर्च करती थी, आज गवर्नमेंट अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 15.7% एजुकेशन पर खर्च कर रही है, इंक्रीज हुआ है। अगर हम जीडीपी की परसेंटेज की बात करें, पहले हमारे जीडीपी का 0.64% हम एजुकेशन पर खर्च करा करते थे, आज हमारे जीडीपी का 4.13% हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं। तो ये डेटा याद नहीं रखना, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि दोनों चीजें इंक्रीज हुई हैं, तो एजुकेशन पर जो खर्चा है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। थ्रू आउट दिस पीरियड जो खर्चा है वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहा, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, बट ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। Elementary education takes a major share of total education expenditure and the share of higher यानी कि tertiary education is the least। एक बात और याद रखना, सरकार जितना भी एजुकेशन पर पैसा खर्च करती है, सबसे ज्यादा सरकार खर्चा करती है एलिमेंट्री एजुकेशन पर, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पर। जब बच्चा 14 ईयर्स तक का है, उससे पहले तक की जो एजुकेशन होती है ना, 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक की जो एजुकेशन है, उस पर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्च करती है, और हायर एजुकेशन पर सरकार सबसे कम खर्च करती है। आगे हमारे पास में वही डेटा दे रखा है। अगर हम 2014-15 के डेटा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करा, वहीं बिहार की गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर सबसे कम पैसा खर्च करा। तो ये रीजन टू रीजन भी वरी करता है, एरिया टू एरिया भी वरी करता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द एजुकेशन काउंसिल 1964 से 1966, याद रखनी है डेट्स भी। एजुकेशन काउंसिल हमारी सरकार को बोलता है कि हमारी सरकार जो है वो एटलीस्ट अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करे। क्या कहता है एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 कि हमारी गवर्नमेंट हमारे जीडीपी का एटलीस्ट 6% किस पर खर्च करे, एजुकेशन पर खर्च करे। लेकिन एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसे कंपेयर करते हुए 6% रिकमेंड करा है, सिर्फ 4% ही एजुकेशन पर खर्च कर पाती है, विच इज क्वाइट इनएडिक्वेट, जो बहुत कम है। समझ में आई एक चीज? एक कमेटी अपॉइंट करी गई थी जिसका नाम था तपास मजूमदार कमेटी। कब अपॉइंट करी गई थी? डेटा भी याद रखना है, 1999, डेट याद रखनी है। कौन सी कमेटी? तपास मजूमदार कमेटी, 1999। इस कमेटी ने बोला कि 10 साल तक 1998-1999 से लेकर 2006-7 तक 10 साल तक हमारी जो गवर्नमेंट
है वो एटलीस्ट 1.37 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड करे किन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, जो बच्चे आते हैं 6 से 14 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर। लेकिन वही है कंपैरेटिवली हमारी सरकार कम खर्च करती है। तो ये डेटा यहां पर याद रखना। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 क्या कहता है कि हमारी गवर्नमेंट जीडीपी का एटलीस्ट 6% एजुकेशन पर खर्च करे। इसे कंपेयर करें तो हम सिर्फ 4% ही खर्च करते हैं। एक कमेटी अपॉइंट करी गई जिसका नाम है तपास मजूमदार कमेटी। कब अपॉइंट करी थी? 1999 के अंदर। ये कमेटी कहती है कि 10 साल तक 1998-1999 से लेकर 2006-7 तक हमारी जो गवर्नमेंट है 10 साल तक वो एटलीस्ट 1.37 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड करे जितने भी बच्चे आते हैं 6 to 14 ईयर्स की एज के अंदर उनकी एजुकेशन पर। करेक्ट हो गया। उसके बाद में 2009 के अंदर हमारी गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। इस राइट के तहत जितने भी बच्चे 6 से 14 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर आते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी बात कर रही हूँ। जितने भी बच्चे 6 से 14 ईयर्स की एज के अंदर आते हैं उन्हें सरकार फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, यानी कि उनकी एजुकेशन फ्री होगी और उन्हें कंपल्सरी स्कूल आना ही पड़ेगा। तो ये एक्ट क्या कहता है? जितने भी बच्चे 6 to 14 ईयर्स की एज के अंदर आते हैं सरकार उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। करेक्ट हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्ट, अच्छा इसके लिए जो सरकार है वो सारे के सारे यूनियन टैक्सेस पर 2% एजुकेशन सेस भी लेती है। जितने भी यूनियन टैक्सेस हैं उस पर 2% एक्स्ट्रा लिया जाता है, 2% यूनियन सेस लिया जाता है, जिसे सरकार खर्च करती है प्राइमरी एजुकेशन पर, एलिमेंट्री एजुकेशन पर। आगे वही है कि हम लोगों ने क्या क्या हासिल कर लिया। सरकार लोन भी प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन के लिए। अब देखो, अगर हम बात करें अडल्ट लिटरेसी रेट की, 15 ईयर से ऊपर वाली लिटरेसी, प्राइमरी एजुकेशन की, चाहे हम यूथ लिटरेसी रेट की बात करें, सारी चीजें इंक्रीज हुई है। अडल्ट लिटरेसी रेट की बात कर लो, पहले 61 थी, अब हो गई 82। डेटा याद नहीं रखना, सिर्फ समझा रही हूँ। फीमेल्स की भी 37 थी, अब 66 हो चुकी है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट की भाई जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो कंप्लीट हो गई, पहले ये रेट 78 थी, अब 93 हो गई है। यूथ लिटरेसी रेट, इस पे सारे यूथ आ जाते हैं 15 ईयर से ऊपर वाले और 24 ईयर्स तक के लोग आ जाते हैं। ये पहले 76 थी, अब इंक्रीज होकर 93 हो गई है। फीमेल्स की पहले 54 थी, अब इंक्रीज होकर 90 हो गई है। तो चाहे अडल्ट लिटरेसी रेट हो, चाहे प्राइमरी कंप्लीशन रेट हो, चाहे यूथ लिटरेसी रेट हो, तीनों हमारी कंट्रीज में इंक्रीज हुई है। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टिंक्ट ड्रीम। अब लास्ट टॉपिक है, हालांकि ये तीनों चीजें इंक्रीज हुई हैं लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा पीछे रह गया है। दो लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ अडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड, स्टिल द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया इज एज मच एज इंडियाज पॉपुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हालांकि हमारे देश में लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई है, अडल्ट्स की भी यूथ की भी, स्टिल हमारे देश में आज कितने इलिटरेट लोग हैं? जितनी इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी पॉपुलेशन थी ना, उतने नंबर ऑफ इलिटरेट्स आज हमारे देश के अंदर हैं, अनपढ़ लोग हमारे देश में हैं। इन 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो कहते हैं कि सरकार को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए जितने भी बच्चे 6 to 14 ईयर्स की एज के अंदर आते हैं, ऐसा हमारी सरकार ने बोला था उस टाइम। जेंडर इक्विटी की बात करें, द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स आर नैरोइंग। आज जो है, पहले के टाइम पर ऐसा होता था मेल्स की लिटरेसी रेट ठीक थी बट फीमेल्स की लिटरेसी रेट बहुत पीछे थी। आज ये गैप कम होता जा रहा है, आज फीमेल्स को भी एजुकेशन मिल रही है। एंड फीमेल एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो फीमेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो सके, उनका भी एक सोशल स्टेटस होना चाहिए। अगर फीमेल्स पढ़ी लिखी होंगी तो फर्टिलिटी रेट पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, वो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग वगैरह करेंगी, बहुत ज़्यादा बर्थ्स नहीं होंगे, हमारी पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी। वही लिखा है, स्टिल द नीड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज इमिनेंट फॉर वेरियस रीजंस। क्या क्या कारण है? इंप्रूविंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, ताकि फीमेल्स की इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, उनका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव हो। एंड ऑल्सो बिकॉज वुमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट, और अगर फीमेल्स पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, और पढ़ी लिखी जो फीमेल्स हैं वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकती हैं, अपने बच्चों के हेल्थ का भी ध्यान प्रॉपर रख सकती है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप। इसका मतलब है, स्टीप का मतलब है बहुत सारे लोग प्राइमरी एजुकेशन तो ले लेते हैं हमारी कंट्री में, लेकिन आज भी जो हायर एजुकेशन है
वो कहीं ना कहीं पीछे है। प्राइमरी एजुकेशन हमारी इंक्रीज हुई है, लेकिन देयर आर लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, बीच में ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं शादी वगैरह करने के लिए, या फिर बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा इन द ईयर 2011-12, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरियाज वाज 19%। वही बताया कि हमारी कंट्री के अंदर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, कि लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्टिल दोज पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिग्री ओरिएंटेड है, लोगों के अंदर प्रॉपर स्किल्स डेवलप नहीं करी जाती। द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड वंस वर young rural female graduates, as nearly 30% of them are unemployed। young rural female graduates, गांव के अंदर जो फीमेल्स हैं, जो ग्रेजुएटेड है, वो लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं। वही है क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती है, एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा डिग्री ओरिएंटेड है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं है कि बच्चों को अलग अलग तरह की चीजें सिखाई जाए, सिर्फ रट्टाफिकेशन है, सिर्फ डिग्री पर फोकस करा जाता है। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एलोकेशन फॉर हायर एजुकेशन। जरूरत है कि सरकार हायर एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम हो सके। करेक्ट हो गया। लास्ट में एक बेसिक कंक्लूजन देख लेते हैं। The union and the state government in India have been earmarking substantial financial outlets for development of education and health sector। देखो, हमारी चाहे यूनियन गवर्नमेंट की बात करो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, दोनों अच्छा खासा एक्सपेंडिचर कर रही हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर पर, हमारे हेल्थ सेक्टर पर। जरूरत ये है कि ये जो एजुकेशन और हेल्थ पर पैसा खर्च करा जा रहा है, ये पूरी कंट्री में स्प्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी रीजन के अंदर तो एजुकेशन हेल्थ पर ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, किसी रीजन में कम करा। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करा, बिहार की गवर्नमेंट ने सबसे कम एक्सपेंडिचर करा। तो ये जो होता है वो प्रॉपर्ली स्प्रेड होना चाहिए कंट्री के अंदर, और सारे सेक्टर्स इसमें कवर होने चाहिए। रिचर सेक्शन भी कवर हो, हमारी जो सोसाइटी का इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है वो भी कवर हो, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी कवर होनी चाहिए। तो इसका बेनिफिट हर लोगों को मिलना चाहिए, सोसाइटी के हर सेक्टर को मिलना चाहिए। उसी से हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, और साथ साथ में कंट्री में क्या आएगी, इक्विटी भी आएगी। और वैसे भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी साइंटिफिक मैन पावर है, बहुत सारी टेक्निकल मैन पावर है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि इनकी क्वालिटी टाइम के साथ साथ में और इंप्रूव हो, और इनका बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसी के साथ में वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। मे बी दिस लेक्चर वॉज लेंदी, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा था, बहुत सारी डेट थी, सब कुछ कवर करना इंपॉर्टेंट था। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, और अपने जूनियर्स के साथ में भी शेयर करना। सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।